हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का अनदर पार्ट। ओके, और ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न इज़ कि AR और MR का रिलेशनशिप पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पॉइंट्स के थ्रू, असर्शन रीजंस के थ्रू। काफ़ी टाइम ये रिपीटेड हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा, इससे पहले भी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं जिसको गो थ्रू आप कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ AR एंड MR का रिलेशनशिप। तो जो रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में, AR और MR के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? डिपेंड ऑन whether the price remains same or false। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये जो AR और MR का रिलेशनशिप है आपको ये बताता है कि जो प्राइस है वो सेम रहने वाला है या प्राइस घटने वाला है। सेम रहने वाला है, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, और फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका AR और MR इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या किस तरीके से रिएक्ट करेगा। नाउ however, if nothing is mentioned about the nature, अगर नेचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा प्राइस के राइज होने के साथ साथ, देन जो फॉलोइंग जनरल रिलेशन एग्जिस्ट करता है AR और MR के बीच में। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगी दैट व्हाट इज़ AR, व्हाट इज़ MR। मैम आपने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया, आपने रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं, तो चलो उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि R डिनोट्स फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज़ ऑल सोर्स इनकम। जैसे कि इनकम होती है जो एक पर्टिकुलर सोर्स से आपको मिलती है, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस की इनकम मिलाई जाती है तो वो रेवेन्यू कहलाता है। अच्छा, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? जब मैं सारी इनकम के अंदर से अगर रेवेन्यू के अंदर से या इनकम के अंदर से, अब रेवेन्यू क्या हो गई? जो ऑल सोर्सेज से मिल रही है। इनकम क्या हो गई? जो एक पर्टिकुलर सोर्स से मिल रही है। उसमें से मैं अगर खर्चे को माइनस कर देती हूँ तब मेरा क्या निकलता है? प्रॉफिट। ये तो आप लोग बखूबी जानते हो। नाउ आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर रेवेन्यू की बात कर ली कि मैंने ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, नाउ रेवेन्यू के बाद जो डिस्कशन होती है दैट इज, रेवेन्यू के बाद अब हम टिपिकल टाइप के रेवेन्यूज डिस्कस करते हैं। दैट इज नंबर 1 इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? जो सारे के सारे सोर्सेस से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, सारे के सारे सोर्सेस से आपको इनकम्स मिलती है, वो होता है जैसे टोटल रेवेन्यू 1 प्लस रेवेन्यू 2 प्लस रेवेन्यू 3, है ना, एंड सो ऑन अप टू द RNth टर्म। ठीक है, डन, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है जब टोटल रेवेन्यू में से आप क्वांटिटी को, जितना भी क्वांटिटी या यूनिट्स को आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर देते हो, पर यूनिट की वैल्यू निकालते हो। एवरेज डिनोट्स फॉर पर यूनिट कॉस्ट। जब आप पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो वो एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे एवरेज रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, मैंने इनके फॉर्मूले भी आपको मेंशन करा दिए। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। अभी MR क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जब एक भी यूनिट जो नेक्स्ट यूनिट होता है उसमें से हम प्रीवियस वाली टोटल यूनिट को माइनस करते हैं तो वो कहलाता है आपका टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, या तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में
चेंज इन यूनिट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो, इसमें भी यूनिट आएगा, ठीक है। सो तब आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए जब आप रिलेशनशिप को पढ़ते हो एमआर और एआर की, ठीक है। आगे अगर मैं इसकी डिस्कशन करूं तो अब ये रिलेशनशिप बताता है, इसके डिस्कशन को करने से पहले आपको एक ग्राफ की स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज दिस वन ग्राफ। अब ये विजिबिलिटी तो होगी आप लोगों के लिए क्लियर कि किस तरीके से ये एवरेज रेवेन्यू रहता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू रहता है, किस तरीके से ये इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। देख पा रहे हो आप लोग कैसे स्टार्ट हो रहा है ना। फिर इसके बाद अब इसके रिलेशनशिप को थोड़ा स्टडी करते हैं। ए आर इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एम आर इज हायर देन ए आर। अब आपसे ये डायरेक्टली पूछेंगे, एग्जामिनर पूछेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो उन्होंने बोला ए आर बढ़ रहा है जब तक वो बढ़ रहा है एम आर इज हायर देन ए आर। तो एम आर क्या है, ज़्यादा है ए आर से, और व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, एम आर क्या है, मोर है ए आर से। नाउ ए आर इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज ए आर इज मैक्सिमम, ए आर मैक्सिमम है या कांस्टेंट है, एम आर इज इक्वल टू ए आर। जब वो अपने पीक पॉइंट पे है तो ए आर और एम आर दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे ए आर मैक्सिमम है, और ए आर जब फॉल करता है तो मतलब एक बार वो राइज करता है, एक बार वो अपनी पीक पॉइंट पे है और एक बार वो फॉल करता है। जब ए आर फॉल करता है व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर, एम आर क्या है, कम है ए आर से, और व्हेन एम आर, जब एम आर लेस देन ए आर होता है तभी ए आर फॉल करता है। तो जब यहाँ पे एम आर बढ़ा है तो ए आर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब एम आर और ए आर बराबर हैं तो वो पीक पॉइंट पे है, और जब ए आर ग्रेटर होगा तब, मतलब ए आर ग्रेटर होगा तो ए आर फॉल कैसे कर रहा है मैम, ए आर ग्रेटर है मतलब ए आर तेजी से फॉलन कर रहा है, ए आर तेजी से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर। तो यही है पूरा ग्राफ को जस्टिफिकेशन दी हुई है। नेक्स्ट इज ए आर एंड एम आर कर्व अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। तो जनरल रिलेशनशिप आपको बता दिया। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के टाइम पे कैसे सिनेरियो होगा, बोथ, दोनों, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक बार जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ उसके बारे में, क्योंकि डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है यहाँ पे, और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। वो अपना जो सिंगल सेलर है वो प्राइस मेकर होता है फर्म का, वो प्राइस बनाता है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और बायर भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने बोला अब इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, एक और इम्परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल होता है, क्या होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। देयरफॉर ए आर एंड एम आर, जो ए आर और एम आर कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड फॉल करते हैं जितनी ज़्यादा यूनिट को बेचा जाता है, जितनी ज़्यादा यूनिट को सोल्ड आउट किया जाता है ताकि प्राइस कम हो। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि ए आर और एम आर का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, जैसे जैसे आप टोटल क्वांटिटी को सेल ज़्यादा करोगे, आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो कम होगा, पर यूनिट का रेवेन्यू कम होगा। मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोप करेगा ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, जब आप प्राइस को कम कर दोगे तब। However, there is one major difference, लेकिन एक मेजर डिफरेंस भी है ए आर और एम आर कर्व के बीच में, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। वो डिफरेंस क्या है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हो तो ए आर और एम आर कर्व ज़्यादा इलास्टिक होता है। अब देखो, इलास्टिसिटी की बात करूं, अगर मैं ज़्यादा इलास्टिक होता है या लेस इलास्टिक होता है,
तो अगर ज़्यादा इलास्टिक होगा तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप के ग्राफ में बनेगा, मतलब स्लाइटली टूवर्ड द हॉरिजॉन्टल कर्व। और जब वो क्या होगा, इन इलास्टिक टाइप का ग्राफ बनेगा तो वो हॉरिजॉन्टल की तरफ नहीं, वो वर्टिकल की तरफ मूव करेगा। मतलब अगर आपका इलास्टिक है तो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे, क्योंकि इलास्टिक ऐसा होता है ना, हमने डिस्कस किया है, तो वो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनते हैं। और जब आपके क्या होता है, इन इलास्टिक टाइप का ग्राफ होता है तो ग्राफ इस तरीके से बनते हैं, AR और MR के ग्राफ। ठीक है, बस जस्ट एक ओवरव्यू के लिए समझा रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है AR और MR कर्व होते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के थोड़े से इन इलास्टिक होते हैं। ये होता क्यों है? इट हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है, लेकिन मोनोपोली के अंदर सब्सटीट्यूट नहीं होता। प्राइस क्या होती है? प्राइस मेकर होती है फर्म। तो मोनोपोलिस्टिक के अंदर थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज कर सकते हैं अपने डिमांड में, लेकिन ज़्यादातर मोनोपोली के केस में चेंज नहीं होता। यही रीज़न है कि इनका जो ग्राफ होता है वो स्लाइटली क्या होता है? मोर इलास्टिक। Now, monopolistic competition and absence of close substitute under monopoly. So, इसीलिए when price of a commodity, जब प्राइस बढ़ता है in both the market, तो proportionate fall in demand under monopoly is less than. तो monopoly में जो आपकी डिमांड की गिरावट है वो कम होती है प्राइस के बढ़ने के। अब आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, कि मोनोपोली में तो सिंगल सेलर है, आप स्लाइटली प्राइस के चेंज होने की वजह से अपने डिमांड को इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, कहाँ जाओगे क्योंकि सिंगल सेलर है। लेकिन अगर इन केस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस चेंज होती है तो वहाँ पे जो प्रपोर्शन डिमांड का चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे सब्सटीट्यूट वगैरह आप लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट फॉल इन डिमांड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट इज, अब इनके ग्राफ को अगर आप समझ पाओगे तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो मोनोपोली का होता है वो स्लाइटली इनइलास्टिक होता है। देख पा रहे होगे आप कि ये वर्टिकल टाइप का होता है और मोनोपोलिस्टिक के बीच में इस तरीके का होता है, ये स्लाइटली टूवर्ड हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसलिए इलास्टिक होता है यहाँ पे। और अगर आपसे इसका रीज़न पूछे तो रीज़न भी बता सकते हो कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहाँ पे प्राइस टेकर होती है फर्म, है ना, एंट्री और एग्जिट का पता होता है। ठीक है, क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, तो पीपल विल शिफ्ट टू द अदर प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर फुलफिलिंग दियर डिमांड। बट इस वाले केस के अंदर डिमांड इतनी इलास्टिक नहीं होती। रीज़न इज की प्राइस टेकर होती है फर्म, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है नहीं, आपको ना चाहकर भी वो प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा अगर अपनी डिमांड फुलफिल करनी है तो ये कुछ रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे जो AR कर्व है दैट इज दिस, एंड जो MR कर्व है, MR कर्व वो आपका बनेगा लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से MR कर्व ये बनेगा और AR जो कर्व है वो बनेगा ऐसे। तो इसलिए आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा रीजंस वगैरह क्या रहे हैं। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक, यूटिलिटी भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो AR और MR वाला कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम में कवर हो गया है, तो यूटिलिटी भी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो आप लोग यूटिलिटी से क्या समझते हो बच्चों? यूटिलिटी का मतलब होता है कि कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है जब आप एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो। एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, आपकी वांट कितनी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर किस में किया जाता है? यूटिल्स के अंदर। यूटिलिटी के दो पार्ट होते हैं, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट के। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो 1 2 3 4 मेजरिंग यूनिट्स होती है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डिनल और कार्डिनल, ऑर्डिनल के अंदर आपको रैंक दिए जाते हैं, है ना, रैंक दी जाती है, ऑर्डर दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो कार्डिनल आपको आप बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाती है, जबकि ऑर्डिनल होती है वो आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाती है। तो ये आपका ओवरऑल रहा कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, यूटिलिटी को आगे स्टडी करेंगे इन डिटेल। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड और सर्विस का, जो अलाउ करता है कि उसकी ज़रूरतें कंप्लीट हो। किसकी ज़रूरतें? कंज्यूमर की। उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। ये फुलफिल करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, एक्चुअल और एंटिसिपेटेड, दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जो भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, गुड्स को, सर्विसेज को जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे मेरा एक्चुअल में क्या डेरिवेशन निकल रहा है वो बताता है ना। यूटिलिटी जो होती है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक आइसक्रीम है, उसकी सेटिस्फेक्शन, या मैंगो है या एप्पल है, उसकी सेटिस्फेक्शन आपकी नज़रों में अलग हो सकती है, मेरी नज़रों में अलग हो सकती है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए यूटिलिटी की वैल्यू अलग हो सकती है। मुझे अभी अगर मान लो ज़रूरत नहीं है तो मेरे लिए उस यूटिलिटी की वैल्यू अलग हो सकती है। अब आप सोच के देखो कि पर्सन टू पर्सन, मान लो ₹1 है, 1 रुपये, इस 1 रुपये की वैल्यू हर एक पर्सन की नज़रों में अलग अलग होती है। ऐसे ही जो यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लोगों के हिसाब से अलग अलग होती है, जगह के हिसाब से वेरी करती है, लोकेशन के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, और पीरियड टू पीरियड भी चेंज होती है। नाउ अ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अब इन्होंने बता दिया कि हम लोग क्लास 12 से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये एबिलिटी, वो क्षमता जो आपकी ज़रूरतों को, जो आपकी नीड को फुलफिल करेगी, दैट इज यूटिलिटी। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ टोटल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़। अलग अलग यूटिलिटी को हम जब मिक्स कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। टोटल यूटिलिटी के बाद अगर मैं बात करूं कि मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी होती है जब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करती हूं और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्या मिल रही है? ठीक है, एक एक्स्ट्रा, मान लो भूख, मान लो 4 रोटी की है, ठीक है, तो ये 4 रोटी जो होंगी दैट इज द टोटल यूटिलिटी। और अगर मैं इसके बाद एक एक्स्ट्रा यूनिट को, एक एक्स्ट्रा रोटी को कंज्यूम करती हूँ तो उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। और जब भी कभी एडिशनल टाइप का वर्ड आए तो अब आप समझ जाना कि वो एडिशनल जो वर्ड है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इन ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है ये। अगर आप इसको गो थ्रू करो, ये क्लियरली विजिबल है आप लोगों को। अगर इसको गो थ्रू करो, एक बार इसको जस्ट एक ओवरव्यू दो, एक क्लिक ब्लिंक के हिसाब से, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ पाए। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग करती हूँ ऊपर से तो इट विल बी लुक लाइक ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन वाला फेज, ग्रोथ वाला फेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला फेज लग रहा है। प्रोडक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, लेकिन प्रोडक्ट के सिनेरियो में मत समझना यूटिलिटी। मान लो मैंने यूटिलिटी को कंज्यूम, मैंने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू किया तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती चली गई। एक हुआ मेरा पेट भर गया, सेटिस्फेक्शन लेवल फुल हो गई। नाउ अब मैं उस प्रोडक्ट के लिए मना कर दूंगी कि नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अगर ये इस तरीके से सिनेरियो जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी की क्षमता कम होती जाएगी। एक स्टेज हो जाएगा ये 0 हो जाएगी एंड देन ये नेगेटिव हो जाएगी। अब ग्राफ की हेल्प से अगर इसको समझो तो इस तरीके से है, जैसे कि ये यूनिट्स हो गई, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। ठीक है, तो आपको ये यूनिट्स हो गई, ये टोटल यूटिलिटी हो गई, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। एक यूनिट को कंज्यूम करने से आपको 4 की मिल रही है, देन 4, 8,
देन 12, देन 16। फिर उसके बाद अगर आप इसको लेस कर रहे हो एंड देन डिवाइड कर रहे हो तो ये हो गई 4, पहले तो नील होगी, देन 4, देन 4, देन 4। तो क्या बोल रखा है कि एक स्टेज, एक सिनेरियो वैसा आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी, अब आपकी जब यूटिलिटी बढ़ रही है, अब एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि आप डिक्लाइन करना शुरू कर दोगे, आप 15 कर लोगे। 15 तो एकदम नहीं होगी, ठीक है, आप मान लो 5th यूनिट को कंज्यूम करने से आपकी कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ी, वो 16 ही रही, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड देन वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी 5th यूनिट। 6th यूनिट पे वो मान लो 14 हो गई, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी। तो यही सिनेरियो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का होता है कि स्टार्टिंग वाले फेजेस में तो ये इंक्रीज होती है, 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट एंड देन वो डिक्लाइन करने लगती है। मार्जिनल यूटिलिटी भी इसी तरीके से होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है, देन 0 हो जाती है एंड देन नेगेटिव हो जाती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले बोल रखा है इन्होंने टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एंड एज लॉन्ग एज MU तब पॉजिटिव है लेकिन डिक्लाइन कर रही है। टोटल यूटिलिटी 4th बर्गर तक, मतलब बर्गर का एक एग्जाम्पल के लिए मान लो टिल 4th बर्गर तक वो क्या हो गया, डिमिनिशिंग रेट से वो क्या हो रही है, MU इज ईच सक्सेसिव बर्गर डिक्लाइन कर रहा है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंची तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और 5th बर्गर आने तक वो कंज्यूम कर रहा है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी बोलते हैं। जैसे इन्होंने बर्गर का एग्जाम्पल दिया, मैं मान लो रोटी का एग्जाम्पल दे रही थी, तो 5th यूनिट आने तक क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 हो गई है, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक है पीक पॉइंट पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद उसको पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप एग्जाम सिनेरियो से। नाउ अल्टीमेटली व्हेन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज, जब कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता जाता है बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी, तो वो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। शेड्यूल के थ्रू मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच बता चुकी हूँ कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ट्रीट करते हैं 1 2 3 4, और ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। चलो ये सब ऑल अबाउट किस किस के बारे में रहा, आपका यूटिलिटी के बारे में रहा। यूटिलिटी कंप्लीट हो गई एंड देन हम लोगों ने वो भी कंप्लीट कर लिया रिलेशनशिप को। अब इंडिफरेंस कर्व क्योंकि एक लंबा चौड़ा टॉपिक है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये सेशंस आपको इसलिए इतने टाइम फ्रेम के लिए दे जा रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम उसका जल्दी से जल्दी रिवर्ट करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको किसी टाइप के लेक्चर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी तो भी उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आप लोग बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो, MCQ एन नंबर ऑफ MCQ ट्राई करो, PYQs करो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो और डाउट हो तो पूछो, ठीक है। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।